हेलो दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि यूएसए, इजराइल और ईरान का सीज फायर हो गया है 40 दिन के संघर्ष के बाद में। और इस संघर्ष के बाद में दोनों ही पक्ष अपने अपने बारे में दावे भी कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये संघर्ष शुरू ही क्यों हुआ था और इस संघर्ष से दोनों ही पक्षों को क्या मिला? और जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, यूएसए की बेइज्जती हुई है, यूएसए हार गया है, ईरान फाइनली विजेता बन के उभरा है। इन सब चीज़ों के बारे में ही आज की वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे और एक अलग पर्सपेक्टिव मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और उस पर्सपेक्टिव को जानने के लिए दोस्तों, आप वीडियो के साथ जुड़े रहें आखिर तक। लाइक सब्सक्राइब कर ही देंगे और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही हुआ है दोस्तों। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। खैर दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए अब चलते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले इस संघर्ष विराम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये संघर्ष विराम 14 दिन के लिए हुआ है और कोई नहीं जानता 14 दिन के बाद यूएसए इस संघर्ष विराम का क्या करने वाला है। खैर, मान लेते हैं ये संघर्ष विराम लंबा चलता है, परमानेंट सीज फायर हो गया है, सब कुछ हो गया है और दुनिया की नज़रों में ईरान विजेता बन के उभर भी आया है। तो दोस्तों, यूएसए को क्या नुकसान हुआ है? सच तो यह है दोस्तों, यूएसए को जो उद्देश्य पाने थे उसने पा लिए हैं। उसने अरब कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को लंबे समय तक एक दहशत के साए में डाल दिया है। एक ऐसी दहशत जो लंबे समय तक मिडिल ईस्ट को डराए रखेगी। उनको एक डाउट क्रिएट कर दिया है कि यूएसए उनका कब साथ छोड़ देगा पता नहीं। यूएसए उनकी रक्षा करने की हालत में है भी या नहीं पता नहीं। और अगर ईरान के सामने जीना है ना, तो अपने आप को ताकतवर कर लो। मतलब मिडिल ईस्ट के देश, सऊदी अरब, मिस्र, दुनिया भर के और भी कई सारे देश हैं, ये सारे के सारे मिलकर हथियारों की एक ऐसी दौड़ को शुरू करने वाले हैं जिसमें वो अपने आप को ताकतवर करेंगे ईरान से बचने के लिए। और वो सब हथियार बेचेगा अमेरिका। इसीलिए अमेरिका दोस्तों हर 5-7 साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई लड़ता रहता है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी एक हद तक हथियारों की इंडस्ट्री पर डिपेंड है और अमेरिका ने अपना हथियारों का एक नया मार्केट ढूंढ लिया है। मतलब इंडस्ट्री को फ़ायदा होने वाला है, अमेरिका को फ़ायदा होने वाला है इकोनॉमिकली इस सीज फायर के बाद में। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि यह सीज फायर लंबा चलता है, 14 दिन के बाद में इसे और एक्सटेंड कर दिया जाता है। यूएसए और इजराइल और ईरान के बीच में फैसला हो जाता है। तो जितनी तबाही ईरान में मची है ना, जितनी टूट फूट हुई है, तोड़ फोड़ मची है, क्या उसे ईरान दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं कराएगा? क्या दोबारा इसे ईरान नहीं बनवाएगा? जी हाँ दोस्तों, ईरान को सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ेगा और उस सब को बनाने के लिए कंपनियां आएंगी अमेरिका से। अमेरिका ही आकर के ईरान में टूट फूट मचाया है अमेरिका ने, और आकर के अमेरिका ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी करेगा। मतलब तोड़ेंगे भी हम, बनाएंगे भी हम और पैसे भी हम ही लेंगे। यानी अमेरिका का सीधा इंटरफेयर ईरान में होने वाला है दोस्तों। अमेरिका का तीसरा अचीवमेंट, चीन जो कि ईरान के रास्ते मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा था, पैठ बढ़ा रहा था। अगर ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर सक्सेस हो जाता है, दोनों के देश के रिश्ते नॉर्मल सी की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, तो अब कुर्सी के दोनों तरफ बैठेंगे ईरान और अमेरिका और विश्व कूटनीति का एक नया अध्याय भी लिखा जाएगा, जिस अध्याय में चीन शामिल ही नहीं होगा। और चीन का ईरान के रास्ते मिडिल ईस्ट में घुसने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। मतलब अमेरिका एक और फ्रंट पर मजबूत दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है इजराइल। इजराइल का टारगेट था ईरान को डिस्टेबलाइज करना, उसके परमाणु से हथियारों को बनाने के सपने को डिले करना या ख़त्म करना। अगले 30-35 साल तक ईरान की हालत नहीं रह गई है। अब वो परमाणु शक्ति बन सके, परमाणु बम बना सके। मतलब इजराइल भी अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। और दोस्तों, उसके बाद आता है पांचवा सपना, पांचवा टारगेट, ईरान में सत्ता परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, युद्ध के दौरान सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और वैसे भी युद्ध के दौरान सत्ता परिवर्तन होते भी नहीं हैं। लेकिन अब जैसे ही युद्ध खत्म हुआ है, तो दोस्तों क्या ईरान में अब बेसिक मुद्दों की तरफ जनता नहीं लौटेगी?
जो भुखमरी ईरान में होने वाली है, जो बर्बादी ईरान में हुई है, उसके बाद जनता अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को सरकार से मांगेगी, जो शायद आज की ईरानी सरकार पूरा करने की हालत में नहीं है। और एक गृह युद्ध जैसी कंडीशन ईरान में ज़रूर बनेगी, जो पहले ही बनी हुई है। महिलाओं के अधिकारों के चलते, इस्लामिक कानून की सख्ती से अप्लाई करने के चलते वो एक बार फिर संघर्ष का रूप लेगा। और इस बार उसमें इकोनॉमिक कारण भी होंगे, और इकोनॉमिक कारण होंगे आम जनता से। इसलिए आने वाले समय में ईरान में गृह युद्ध बढ़ जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए 5 बार टारगेट भी दोनों ही देश अचीव कर चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका सुपर पावर इसलिए नहीं है कि उसके पास हथियार हैं, बड़ी सेना है, मजबूत टेक्नोलॉजी है, परमाणु बम है, फाइटर्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसलिए यूएसए सुपर पावर नहीं है। यूएसए सुपर पावर इसलिए है क्योंकि वह जानता है इनको कब चलाना है और इनको कब रोकना है। वैसे भी दोस्तों, जो लड़ाई सिर्फ इज्जत के लिए लड़ी जाती है ना, अक्सर उस लड़ाई में लोग हार जाते हैं। और जो लड़ाई लड़ी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उस लड़ाई में हमेशा लोग जीतते हैं। क्योंकि जब लॉस होने लगता है ना, तो लड़ाई को बंद कर दिया जाता है। यूएसए जानता था यहाँ से आगे लॉस होने की गुंजाइश ज़्यादा है, इसलिए यूएसए ने तमाम इज्जत बेइज्जती दुनियावी बातों की परवाह न करते हुए कदम रोके अपने, और ईरान को टाइम दिया और अपने सारे उद्देश्य जो कि मैं पहले बताया है, ईरान में यूएसए पूरे कर चुका है, इजराइल पूरा कर चुका है। बस लोग बेवकूफ़ की तरह खुश हो सकते हैं कि हमने अमेरिका को हरा दिया, हमने अमेरिका को रोक दिया, थाम दिया। सच्चाई ये है दोस्तों, यूएसए अपने सारे टारगेट पूरे कर चुका है। वैसे भी दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि यूएसए और ईरान हमेशा से दुश्मन थे। 1979 से पहले यूएसए और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे। और जैसा कि होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यहाँ उल्टा था। इजराइल और ईरान के रिश्ते भी अच्छे थे क्योंकि यूएसए ईरान का दोस्त था और इजराइल भी यूएसए का दोस्त था, इसलिए इजराइल और ईरान भी आपस में दोस्त बन गए थे। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद में ही चीज़ें बदली। ईरान ने अपने आप को यूएसए से अलग कर लिया और यूएसए बोला कि तुम ज़्यादा चौधरी बनोगे तो तुम्हारे ऊपर हम सैंक्शन ठोक देते हैं। और ईरान के लिए तो भाईचारा जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं इजराइल के साथ में। यहाँ तक भाई और चारा अलग अलग ही थे। बस यूएसए ईरान के रिश्तों के चलते भाईचारा एक हो रखा था, अलग अलग तो थे ही, अब वो एक बार फिर अलग अलग हो गए। और शुरू होता है प्रॉक्सी वॉर, मिसाइल टेस्टिंग, तू बड़ा या मैं बड़ा का कंपटीशन। और मज़े की बात, अमेरिका की ज़मीन पे लड़ाई लड़ी ही नहीं गई, लड़ाई तो मिडल ईस्ट में ही चलती रही दोस्तों। प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गए, इनडायरेक्टली मारपीट शुरू हो गई और डायरेक्ट ब्लेम कोई भी अपने ऊपर नहीं ले रहा था। ईरान सीधा में इजराइल से लड़ नहीं रहा था, बल्कि हिजबुल्लाह से बोल रहा था तू संभाल ले, हम तुझे पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे। और इजराइल भी ठीक है, सीरिया में हम स्ट्राइक करते रहेंगे, तुझे जो करना कर ले। और यूएसए दोनों को समझा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बॉम्ब भी बीच बीच में गिराता रहता था। 2024 से 26 तक रियल फाइट शुरू हुई थी दोस्तों। और इसी बीच में सबसे बड़ी बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को शौक चल रहा नोबेल प्राइज जीतने का, और उसने अपने एक खास पिट्ठू पाकिस्तान से अपने नाम को नॉमिनेट भी करवा लिया कि हाँ इनको दे दो जी नोबेल पीस प्राइज। खैर, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर क्लेम कर सकते हैं नोबेल प्राइज के लिए कि भाई हमने ईरान वार में सीज फायर करा दिया है, इसलिए हमें नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। खैर, एक ही तो हल्के फुल्के माहौल की बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कलाम कर भी दें तो इसकी कोई आश्चर्य की बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन 2024 से 26 में जो रियल फाइट शुरू हुई ना, इससे पहले तो कोल्ड वॉर चला हुआ था, इधर से पीट दो उधर से पीट दो। 2024 के बाद शुरू हुआ दोस्तों डायरेक्ट मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक। 2025 में 12 डे वॉर हुआ, 2026 में तो पूरा 40 दिन का पूरी फिल्म देखी लोगों ने। और अब हो गया है सीज फायर। कोई मीम नहीं था दोस्तों, असली वॉर चल रहा था। लेकिन बात तो वहीं की वहीं आती है ना, पूरी दुनिया में वॉर पैसे से लड़े जाते हैं। अब यूएसए को लगा अब नुकसान हो रहा है तो लड़ना बंद कर दो। खैर दोस्तों, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप मेरे व्यू से सहमत हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। खैर दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।